सुबह सुबह हमने सुना कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत ने एक नया स्टेटमेंट निकाला जहां पर वो कह रही हैं कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इंडिया को कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने बोला इंडिया से कि सुनो मेरी बात, यहाँ पे मैं तुम पे 50% टैरिफ लगाने वाला हूँ। इंडिया पर लग गया। उन्होंने बोला कि वेनेजुला से तेल खरीदो, इंडिया वेनेजुला से तेल खरीदने के लिए रेडी हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ईरान से अपने टाइज तोड़ दो और चाबहार पोर्ट से हटने की कोशिश कर लो, क्योंकि अब वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैं ईरान के ऊपर टैरिफ लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे भी हट गया। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी सरकार है, जो हमारे देश में सेंटर की सरकार है, वो सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के ही इशारों पे कर रही है। मेरा एक सवाल है कि अगर आप इकोनॉमिकली किसी भी चीज को देख रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका नियर फ्यूचर में प्रॉफिट है कि लॉस है, कैसी चल रही हैं चीजें, ये भी बहुत मैटर करती है। जियोपॉलिटिकली डिसीजन उस बेसिस पे नहीं लिया जाता है कि कौन डोमिनेंस में आ रहा है या फिर कौन आपके ऊपर एक तरीके से प्रेशर डाल रहा है या कौन आपसे सप्रेस हो रहा है। जियोपॉलिटिकली डिसीजन इस बेसिस पे चलते हैं कि आपकी कंट्री के लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें बुरी हैं। और स्पेसिफिकली मैं इस चीज पे एक बार थोड़ा सा और एम्फसाइज करना चाहूंगी, जो कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म में आपका साथ कौन देगा, लॉन्ग टर्म में क्या चीजें करनी चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि यूएस और ईरान के अंदर इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान के अंदर खमीनी की जो रिजाइम है, इस्लामिक रिजाइम है, उसको हटाने की पूरी कोशिश कर रही है वहां की जनता। उस प्रोटेस्ट में आपको मैं बता दूं कि जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है, इंटरनेट ब्लैकआउट हो चुका है और बहुत लोगों की जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स के तहत हमें बहुत कुछ चीजें पता नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि वहां की मीडिया सिर्फ और सिर्फ वहां के क्लेरिक सुप्रीम लीडर खमीनी की बात मान रही है और उनके समर्थक में जो गवर्नमेंट है उसकी बात मानी जा रही है। पर जनता के साथ क्या हो रहा है ये आप एक्स पर देख सकते हैं, बट उनके न्यूज चैनल पे आपको कुछ भी ढंग से नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बातें ही कर रहे हैं। इन सब चीजों के बीच में अभी एक पिक्चर वायरल हुई थी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की एक पुराना इंसिडेंट था जहां उनको गोली मारने की कोशिश की गई थी यूएस के अंदर। वो पिक्चर ईरान के हर घर के बाहर ऑलमोस्ट लग चुकी है, नेशनल टेलीविजन पर आ चुकी है। और ईरानियंस ने सामने सामने बोला है डोनाल्ड ट्रंप को कि पिछली बार तो निशाना चूक गया, इस बार नहीं चूकेगा। इस बार अगर मुझे मारना होगा तो मैं मार के ही रहूंगा। ये सिंपली और सीधा सीधा थ्रेट है। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हो चुका है गुमान, जब से उन्होंने वेनेजुला, ग्रीनलैंड और क्यूबा इन सब पे राज करने की पूरी कोशिश कर दी है। साथ ही साथ अलग अलग देशों में इन्होंने अपनी रजाइम फैलाने की पूरी कोशिश कर दी है। उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि अब अगर ईरान मेरी बात नहीं सुनेगा, अब अगर ईरान प्रोटेस्टर्स को मारेगा, तो मैं यहाँ पे टैरिफ लगाऊंगा। और उन्होंने क्या किया कि अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस और टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि हाल ही फिलहाल में एक प्रोटेस्टर्स की मृत्यु की खबर सामने आई। कितने मरे होंगे इसका तो मैं अंदाजा भी नहीं है, पर कुछ की खबर हमारे सामने अभी आई है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके खिलाफ एक्शन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब मैं टैरिफ लगाऊंगा, सैंक्शन लगाऊंगा ईरान के ऊपर। अब क्या है कि ईरान और इंडिया बहुत पुराने टाइज में है। ईरान ने कितने बार वेपन सप्लाई किया है इंडिया को। ईरान ने अच्छे टाइज मेंटेन करके रखी हैं, बशर्ते शर्त कि इजराइल और इंडिया के अच्छे रिलेशनशिप था और ईरान पैलेस्टीन के साथ, गाजा के लोगों के साथ था। उसके बावजूद भी लोगों ने अपने अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज अभी तक मेंटेन किए हैं। बात ये हुई कि इंडिया के लिए ईरान इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बात फंस रही थी छाबहार पोर्ट की। अब वहां पे दिक्कत क्या है कि क्योंकि सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए जितनी भी और कॉरिडोर है उसमें पाकिस्तान और चाइना की अपनी एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है। पाकिस्तान और चाइना से ही वो क्या कहते हैं के रास्ते ही जा पा रहे थे सेंट्रल एशिया के लिए। पर चाबहार पोर्ट एक ऐसी जगह थी जहां पे अफगानिस्तान तक भी पहुंच पा रहे थे और पूरा सेंट्रल एशिया कवर हो पा रहा था। अफगानिस्तान और इंडिया के अच्छे रिलेशन से ही हम सबको पता है। हाल फिलहाल में दिल्ली में आपने देखा था कि कैसे तालिबानी डेलीगेट्स भी आए थे इंडिया के अंदर ट्रेड के लिए और आगे की डीलिंग्स के लिए। अब यही सब चीजों के लिए चाबहार पोर्ट इंडिया यूज कर रही थी। इतना ही नहीं, इंडिया ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी, वहां पे कंपनी खोली थी, वहां पे इंडियन शिप्स भी रेस्ट कर रही थी, कार्गो शिप्स जा रही थी और आगे जाके सेंट्रल एशिया तक हम एक अच्छी पकड़ बना रहे थे अपने बिजनेसेस में। लेकिन अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ आया, इसके बाद से इंडिया को बैक ऑफ करना पड़ा। मैं आज आपको रीजन बताऊंगी कि इंडिया को बैक ऑफ क्यों करना पड़ा और ये क्यों इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर इंडिया बैक ऑफ नहीं करती तो दिक्कत आती। ऑलरेडी हमारे पर 50% टैरिफ लगा हुआ है यूएस की तरफ से, राइट। अब यूएस चाहते थे कि हम
उनसे खुद की डीलिंग करे, पीएम नरेंद्र मोदी उनको खुद कॉल करे, तब जाके जुलाई में जो उनकी ट्रेड डील होने वाली थी वो फाइनलाइज होती। पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये जो डोनाल्ड ट्रंप की इगोइस्टिक अप्रोच थी उसको नीचे अपने पैरों से कुचल दिया। उन्होंने बोला कि अगर तुम एक डेवलप कंट्री हो तो इसका मतलब क्या हुआ, हम भी तुम्हारे साथ बहुत ट्रेड करते हैं, हम तुम्हारी ये नॉनसेंस बातें क्यों माने, इसीलिए कॉल नहीं किया। और फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस गुस्से में आके उन्होंने वो डील दे दी वियतनाम को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे अगर शाहबार पोर्ट हटाना जो इंडिया को पड़ रहा है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और यूएस के टाइज ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप समझिए कि 60% ऑफ द मटेरियल, गारमेंट हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, सी फूड हो गया, ज्वेलरी हो गई, और ये सारी चीजें इंडिया यूएस में सप्लाई करता है। ठीक है, अब देखिए कि अगर यहाँ पे वो शाहबार पोर्ट पे रह जाता तो एक तरफ से उसको यूएस की तरफ से टैरिफ आता, दूसरी तरफ से वो ईरान के साथ भी और ट्रेड करता तो ईरान की तरफ से भी टैरिफ आता। क्योंकि इंडिया ने वो पोर्ट को क्लेम नहीं किया था या उसने खरीदा नहीं था या फिर उसमें इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई थी, तो इंडिया के लिए उस पोर्ट से निकलना बहुत आसान था। अब उस पोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है वो हट चुकी है, जो उसके ऑफिशियल्स थे, जो सीईओ वाले पोजीशंस पे लोग थे वो हट गए हैं वहां से, उन लोगों ने बैक ऑफ कर दिया है। पर अभी भी कांग्रेस जो ये पूरा मसला आगे चला रही है, जिस तरीके से कांग्रेस ये बात फैला रही है कि यहां से हमारे जो आपके देश के लोग हैं उनको जो गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि इंडिया ने ईरान के साथ भी अपने टाइज तोड़ दिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें ललकारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी टाइज ईरान के साथ हैं, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट शाहबहार पोर्ट के साथ है और ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसके आगे कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, किसी को पता थोड़ी ना था कि यहाँ पे आके ईरान के ऊपर भी यूएस टैरिफ लगा देगा और जिसकी वजह से शाहबहार जो पोर्ट है वो भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस होने वाला है। ठीक है, अब लेकिन ये यहाँ पे टैरिफ और सैंक्शंस लग गए तो इंडिया अपना प्रॉफिट तो देखेगी ना। अब इंडिया ऐसी जगह पे ट्रम्प के आगे खड़ी थोड़ी ना हो जाएगी कि हर जगह से इंडिया बस बैठी हुई है टैरिफ खाने के लिए। अगर देखिए रशिया से तेल खरीदने में इंडिया पर टैरिफ लगता है तो इंडिया उतना रिकवर भी कर लेती है क्योंकि उसका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। वो जितना टैरिफ यूएस लगा रहा है इस टाइम पे, इंडिया बहुत ही 30 से 40% डिस्काउंट में रशिया से तेल खरीदती है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट लॉस नहीं होता, वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और सैंक्शन आता तो इंडिया पे बड़ी चीज हो जाती, इसीलिए इंडिया ने अपने आप को बैक ऑफ कर लिया। इसमें और कोई रीजन नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से उनकी और ईरान की जो वॉर है वो होना तय है। इस टाइम पे ईरान की जितने भी गवर्नमेंट है और जितने भी लोग हैं वो लोग तो गवर्नमेंट के खिलाफ है लेकिन गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। इस वजह से काफी हद तक दिक्कतें अभी बढ़ चुकी हैं। इस टाइम पे ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बिगड़ा हुआ है और ग्लोबल मार्केट भी बिगड़ा हुआ है क्योंकि ईरान के पास भी बढ़िया तेल और वो तेल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा चाइना करता था, मिडिल ईस्ट करता था, लेकिन अब वो तेल का इस्तेमाल हो नहीं पाएगा क्योंकि टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं। यूएस ने ये सोचा कि टैरिफ लगाना शुरू करूंगा तो इसके बाद से फिर आपका जो ईरान है वो पीछे हटना शुरू कर देगा। वो कहते हैं ना कि टैरिफ आजकल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो चीज हो चुकी है कि मैं एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ बिना वेपन के, बिना अपने सोल्जर्स को भेजे हुए। तो टैरिफ आजकल वो इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन्होंने ये चीज लगा दी, अब मिडिल ईस्ट वाले पीछे हट नहीं रहे। मिडिल ईस्ट वाले बोल चुके हैं कि हम ईरान का ही साथ देंगे। इतना ही नहीं, टर्की में आपको बता दूं वो नाटो के अलायंस में, नाटो के मेंबरशिप में, उसके बावजूद भी टर्की ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि मैं तो ईरान की ही सपोर्ट में रहूंगा चाहे जितना भी चीजें हो जाए। और इसीलिए अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जब सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह गई तो उन्होंने सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। ये शाहबार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था लेकिन अब इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। इंडिया अब एक नया रूट निकालेगा, वहां से सप्लाई करने की कोशिश करेगा। जिस जगह पे इतना ज्यादा घपला हो रहा है, जिस जगह पे इतना ज्यादा प्रेशर है, टैरिफ है, लोगों की आंख लगी हुई है, वहां से क्यों करना है? वहां से अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो छोड़ दो। थोड़े टाइम बाद जब वॉर शांत हो जाएगी तो फिर से इंडिया क्लेम कर लेगा शाहबहार पोर्ट को, लेकिन तब तक एक नया रास्ता निकल जाएगा जहां पे हमें टैरिफ भी ना देना पड़े, इस वॉर के अंदर भी ना आना पड़े। क्योंकि अगर आपने ईरान का साथ दिया तो ये जो वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं, आप भी उसका एक पार्ट हो गए। इंडिया किसी भी एक साइड का पार्ट नहीं होता है। ईरान के साथ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब लोग हैं। वेराज यूएस के साथ वेस्टर्न नेशंस तो अपनी जगह कुछ कुछ है लेकिन आजकल वो लोग भी रूठे हुए हैं यूएस से क्योंकि उन्होंने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी दूसरी तरफ यूएस के साथ है इजरायली
प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जी हाँ, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। उन्होंने पूरी जो पैलेस्टीन के साथ वॉर की थी, उसमें उनकी मिलिट्री प्रदर्शन और साथ ही साथ इकोनॉमिक क्रैशडाउन कुछ भी नहीं हुआ था इतना। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। प्लस अभी इज़राइल ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट भी टेस्ट किया है, तो मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। इसीलिए इंडिया ने पतली गली देख के तुरंत निकलना ही ठीक समझा, क्योंकि अगर आपने एक का भी साथ दिया तो आप उसी के हित के होते हुए रह गए। साथ ही साथ आप जो इंडिया इस टाइम पे तेल रिफाइन करता है, क्रूड ऑयल खरीदता है पहले रशिया से, फिर उसको रिफाइन करता है और फिर जब वो डीजल बन जाता है तो उसको पूरे यूरोप में बेचता है, यूएस में बेचता है और भी जगहों पे बेचता है। सेंट्रल एशिया पे भी बेचना शुरू कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर वो ईरान का साथ दे देता डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या होता है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिक्लाइन कर देते कि मैं तुम्हारा अब डीजल खरीदूंगा ही नहीं। और यूरोपियन यूनियन पे भी ये प्रेशर आ सकता था कि मैं तुम्हारा डीजल अब नहीं खरीदूंगा। और अगर पूरा यूरोपियन यूनियन इंडिया का डीजल नहीं खरीदता तो इंडिया के लिए बहुत हैवी लॉस हो जाता। इसीलिए इंडिया ने यहाँ पर पतली गली से निकलना सही समझा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स ने बताया कि हमने जो अपने स्टेक्स थे वो दे दिए, हमने कंपनी हटा दी और साथ ही साथ हमने करीबन 1100 करोड़ का जो अमाउंट बना था उनका ईरान को, वो भी दे दिया गया। लेकिन अभी भी हमने टाइज नहीं तोड़े। इसका मतलब ईरान और इंडिया के रिलेशंस नहीं टूटे हैं। यही एक कहावत है ना कि सांप को ऐसा मारो कि सांप भी मर जाए और आपकी लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो यहाँ पे यही सेम चीज हुई कि यहाँ पर टैरिफ से भी इंडिया बच गया, लेकिन ईरान और इंडिया के जो पूरे टाइज थे और रिलेशंस थे वो नहीं खराब हुए, जिसके तहत ये एक बहुत ही अच्छी डिप्लोमेटिक चाल थी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको क्रिटिसाइज करने में कोई भी नरेटिव नहीं छोड़ा है। वो तब से इसको क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, इसके अलावा ऑप्शन क्या था? वहां बैठ के ईरान का साथ देते और यहाँ पे टैरिफ खाते, किसके लिए, क्यों खाते? इंडिया इतना लॉस नहीं ले सकता। कल को इंडिया पे कोई बात आएगी तो आपको लगता है कि ईरान चढ़ के आएगा और अलग से टैरिफ खाएगा? नहीं खाएगा, वो नहीं करेगा। आप उतना ही दे सकते हैं एज अ डेवलपिंग नेशन जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। तो वहां पे और एज सच अगर आप देखेंगे शाहबार पोर्ट के अंदर, तो इंडिया का इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ क्योंकि इंडिया इन्वेस्टमेंट करता था। ठीक है, उसकी कंपनी वहां खड़ी थी, पर जो एम्प्लॉयज थे वो ईरानियन ही थे। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि वहां पे इंडिया के बहुत लोग चले गए थे, उनके खर्चे, उनकी चीजें, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। जब हम सिर्फ कंसाइनमेंट देते थे, हमारा वो बेस था, ईरानियंस उसको लीड करते थे, आगे बढ़ाते थे, तो इसमें इतना रोने वाली कोई चीज ही नहीं है कि हमारे हाथों से शाहबार पोर्ट चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि अब थोड़े टाइम तक सेंट्रल एशिया का जो सपना था इंडिया का, वो धरा का धरा रह जाएगा और जो पुराने कंसाइनमेंट्स थे जो जा रहे थे उस पे भी टैरिफ लग सकता है। ये सारे इश्यूज आ चुके हैं, पर इसके अलावा ऐसा इश्यू नहीं है। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता निकल जाएगा। वैसे भी तालिबान और इंडिया के रिलेशंस अभी ठीक मेंटेन हुए हैं। इसके पहले तो इतने ढंग से चल भी नहीं रहे थे। तो एज सच अफगानिस्तान तक भी पहुंचना इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी मिडिल ईस्ट आ रहा है, लैटिन अमेरिका आ रहा है और तो और वेस्टर्न नेशंस भी आ रहे हैं एक तरीके से। तो इंडिया के पास इनफ लोग है उसका सामान खरीदने के लिए। अगर वो यूएस को निग्लेक्ट भी करेगा तो भी उसके पास ऐसी बहुत सी पावरफुल कंट्रीज है। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि कैसे न्यूजीलैंड के साथ इंडिया ने एफटीए फाइनल किया था, जी हाँ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसके तहत जो सामान एक्सपोर्ट कराने में ड्यूटी चार्जेस लगते हैं, सब्सिडीज लगती हैं, टैरिफ लगता है, वो बहुत कम हो जाता है या फिर लगता ही नहीं है। किसी किसी सामान पे जीरो टैरिफ लगेगा, किसी किसी सामान पे इंडिया डिसाइड करे कि हम कितना टैरिफ लगा के आपको देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जर्मनी को भी अभी उन्होंने होस्ट किया था। तो इन सब चीजों के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि कैसे इंडिया को ट्रस्ट वर्दी जो जोन मिल रहा है वो यूरोपियन यूनियन से मिल रहा है। बस उन कंट्रीज के पास पैसा है, वेलफेयर, उन कंट्रीज के पास अमल और शांति है, जबकि इन सारी जगहों पे अनरेस्ट है। अभी ईरान के साथ अपने रिश्ते मेंटेन करने में एज सच कोई बहुत महारत नहीं है। ईरान के अंदर तो ये भी नहीं पता कि खमीनी की रजाई वैसी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि लोग वहां पे जिस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसे रोकना इस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसे पकड़ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए लोग इस टाइम पर अपना पत्ता काट रहे हैं। और अगर इंडिया अपना पत्ता काट रही है उस पूरे गेम के अंदर से, तो बहुत ही ज्यादा सही है, क्योंकि वॉर में फॉरमोस्ट एरिया पे आना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर आप पीछे से वार कर रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।